आपको बता दें कि चुनावी सभा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के आणंद पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभा में कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होने चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। तो मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जन धन बैंक खाते खोले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले देश में 2 संविधान चलते थे। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। तो इतना ही नहीं रुके, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के कारण दशकों तक देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हुए। कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं। तो क्यों आखिर 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों में यह संविधान लागू नहीं होता था? पीएम मोदी ने कहा कि हमने धारा 370 को जमींदोज कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग से की है। गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। ने खोल दिए। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? तो इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कबीरनगर में अपार्टमेंट में 3रे फ्लोर में आग लग गई। तो आग लगने के बाद से अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई है। तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है। तो आप ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। रायपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कबीरनगर में अपार्टमेंट की 3री फ्लोर पर आग लगी है और आग लगने के बाद से अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और आइए इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, क्या अपडेट अभी मिल रही है? आग लगी है, क्या आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है? अनमोल। बिल्कुल राधा, देखिए 6 मंजिला इमारत के 3रे फ्लोर में आग लगी थी और आशंका ये जताई जा रही है कि ये जो आग लगी थी ये शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसके बाद जो है जो पुलिस की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, दरवाजा तोड़कर जो है घर के अंदर घुसी और फिर इसे जो है आग पर काबू पा लिया गया था। जानकारी के मुताबिक जो परिवार फ्लैट में रहता था वो मुंबई का बताया जा रहा है और इस आगजनी की घटना में जो है दरवाजा तोड़कर जो है अंदर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसके बाद जो है परिवार को निकाल लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया है। ये पूरा जो मामला है कबीरनगर थाना क्षेत्र का है। ठीक है अनमोल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आगे। खैरागढ़ से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। तो 47 अधिकारी कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। तो मतदान के 1 दिन पहले मतदान ड्यूटी में जाने से इनकार किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिला निर्वाचन कार्यालय ने
24 घंटे के अंदर जवाब मांग लिया है और मतदान के एक दिन पहले मतदान ड्यूटी में जाने से इनकार किया था, जिसके बाद से ये खबर सामने आई है। तो चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हो रही है और 47 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी दिलीप से। दिलीप, एक बड़ी खबर सामने आई है कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई, 47 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। इसके आगे किस तरीके से यह मामला आगे बढ़ेगा दिलीप? देखिए, अभी जो 47 कर्मचारी अधिकारी थे उनको खैरागढ़ निर्वाचन शाखा की ओर से नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस में कहा गया है कि आप लोगों ने चुनाव के मतदान के एक दिन पहले आप लोगों ने ड्यूटी जाने से इनकार किया था, आपने बहुत बड़ी लापरवाही बरती है। इसका जवाब आप नोटिस के जरिए 24 घंटे के अंदर दे कि इसके पीछे क्या कारण था। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारी अधिकारियों ने एक दिन पहले मतदान जब होना दिलीप, क्या वजह पता चल पाई है कि उन्होंने चुनाव ड्यूटी में जाने से इनकार क्यों किया था? देखिए, अभी तक जो वजह निकल के सामने आई है इसमें यह बताया जा रहा है कि जो अधिकारी कर्मचारी थे उनका तबियत खराब होने की बात सामने आ, उन्होंने तबियत खराब होने का हवाला देते हुए निर्वाचन जो ड्यूटी था उसमें जाने से इनकार किया था, जिसकी वजह से आनंद में निर्वाचन के विभाग के द्वारा दूसरे लोगों की व्यवस्था करके लगाई गई ताकि मतदान प्रभावित ना हो। तो इसमें और लापरवाही बरती गई थी, जिसको अपने खैरागढ़ निर्वाचन शाखा ने संज्ञान लिया है और 47 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। अगर 24 घंटे के अंदर ये कोई जवाब नहीं देते तो निर्वाचन विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन है उनके अनुसार इन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दिलीप, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया दिलीप। तो इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरबा पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी, चिरमिरी में आज सभा को संबोधित करेंगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जिसमें वो कोरबा पहुंच चुकी हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगी और तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होना है। इसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला कोरबा लोकसभा सीट पर है क्योंकि यहाँ 2 महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी से जहां एक तरफ सरोज पांडे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ज्योत्सना महन मैदान में उतर गई हैं। तो ज्योत्सना महन कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन आदरणीय सोनिया जी को मैंने देखा कि वो बहुत ही सहनशीलता से ये सबको सहती हैं और शायद 5 सालों में मैंने यही सीखा है उनसे कि सहनशील बन करके अपने देश के लिए काम करें। और आपका भी एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये हमारी महिलाओं को बहुत जागरूक किया और महिलाओं के बीच में ये एक बहुत अच्छा संदेश गया और इसलिए हमारी लड़की और हमारी महिलाएं कांग्रेस के प्रति आकर के उनको आती हैं। उसमें विपक्ष में होते हुए भी मैंने लगभग अपनी क्षेत्र की सभी समस्याओं को सदन में रखा, चाहे वो प्रदूषण की हो, चाहे वो बंद खदानों की हो, चाहे वो रेल जो बंद हो चुकी उनकी हो। और इसी दौरान मैंने एक मेडिकल कॉलेज भी कोरबा में खुलवाया और अभी भी हमारे यहाँ और भी दोनों जिलों में अभी खोलने का प्रयास चल रहा है। हमारे आदरणीय राहुल जी ने पूरे देश में जो यात्रा की, पूरे लोगों से जो मिले, महिलाओं से, मजदूरों से, हमारे किसान भाइयों से, उनकी आवाज़, ये देश की आवाज़ है जो हमारे न्याय पत्र में आई है। और ये जो न्याय पत्र है इसको देख के बीजेपी वाले बौखला रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 2 मुद्दे हैं। एक है गांधी परिवार को कोसना और दूसरा है कांग्रेस के प्रत्याशी को तरह तरह से परेशान करना। और हमारे कांग्रेस के पास मुद्दे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, किसान न्याय के, मजदूर न्याय के और महिलाओं के साथ न्याय के। तो हमारे जो मुद्दे हैं उससे वो परेशान है और हमारे खास कर के यहाँ पर जो हमारा न्याय पत्र है वो अपने को तो भूल चुके हैं लेकिन हमारे न्याय पत्र की हमेशा बात करती है जी। यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं हैं, रेल की है,
तो आपने ज्योत्सना महंत को सुना कि चुनावी मैदान में ज्योत्सना महंत पहुंच चुकी हैं। कल ही अमित शाह ने सवाल उठाया था कि ज्योत्सना महंत कहां है, मुझे भी नहीं पता। और आज आप अभी उनको सुन रहे थे, कोरबा में वो लोगों को संबोधित कर रही थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी निशाना साधा है। तो आज कोरबा के कटघोरा में बुधवार को अमित शाह पहुंचे थे और भव्य जनसभा को संबोधित किया था। और अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 24 के चुनाव में पार्टियां कोरबा लोकसभा सीट पर इतना फोकस क्यों कर रही हैं। और आइए इसी के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे रवि मीरी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। रवि, आखिर 24 के चुनाव में पार्टियां कोरबा लोकसभा पर इतना फोकस क्यों कर रही हैं? कल अमित शाह आए, आज प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। रवि, राधा, कोरबा ऊर्जा धानी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का और इंडस्ट्रियल एरिया है, साथ ही साथ कोयला खदान वहाँ होते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित लोकसभा सीट कोरबा कहलाता है। और कोरबा में इसीलिए लोगों का फोकस है, राजनीतिक दलों का फोकस है, क्योंकि कोरबा 2019 में कांग्रेस के हाथ में थी, कोरबा 2019 में कांग्रेस के कब्जे में थी। इसीलिए इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि कोरबा लोकसभा सीट को बीजेपी इस बार जीत जाए। इसीलिए दोनों ही पार्टी के नेता कोरबा में लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अमित शाह वहां पहुंचे थे और आज प्रियंका गांधी, कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची है, कोरबा लोकसभा सीट में प्रचार कर रही है, जनसभा को संबोधित करने वाली है। तो आप समझ लीजिए कि कोरबा उन दोनों ही पार्टी के लिए इसीलिए अहम है क्योंकि कोरबा सीट को जीतना दोनों ही पार्टी के लिए अहम हो जाता है। क्योंकि कोरबा में हमने पिछले बार देखा था कि लगातार वहां पर हमने देखा कि कोरबा लोकसभा सीट में जी रवि, तो कोरबा लोकसभा सीट क्यों इतनी अहम है, हमारे सहयोगी रवि मीरी ने आपको बताया कि बहुत ही अहम हो जाता है कोरबा को जीतना। और इस बार आप देख सकते हैं मंच पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इस बार इसलिए भी ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी महिला प्रत्याशी उतरी हैं, कांग्रेस की तरफ से भी महिला प्रत्याशी उतरी हैं। और अगर आदिवासी वोट बैंक की बात करूं तो करीब 44% जो है ये आदिवासी बहुल्य इलाका है। तो इसलिए भी छत्तीसगढ़ में ये सीट बहुत ही अहम हो जाती है। और आइए एक बार फिर रवि का रुख करेंगे। जी रवि, बताइए विस्तार से हमारे दर्शकों को, जो आप हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। देखिए, कोरबा में कांग्रेस ने प्रत्याशी रिपीट किया है, ज्योत्सना महंत को उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने कोशिश किया है, जो भिलाई से नेता है, बीजेपी से नेत्री है सरोज पांडे, उनको उन्होंने कोरबा भेजा है। और कोरबा में दो महिलाओं के बीच की ये फाइट है, जो कि सबसे बड़ी फाइट है, सबसे बड़ा मुकाबला है। और 7 मई को यहाँ वोटिंग होना है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का इसीलिए फोकस है क्योंकि कोरबा जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है। इसीलिए दोनों ही पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रचार करने पहुँच रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरोज पांडे को जिताना है, क्योंकि सरोज पांडे राज्यसभा सांसद रही है और सरोज पांडे लगातार केंद्रीय नेताओं के टच में रही है, केंद्रीय नेताओं के साथ लगातार काम करती रही है। इसीलिए सरोज पांडे को लोकसभा चुनाव में भी उतारा गया है और संसद भेजने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और इसके अलावा जो वहाँ के आदिवासी वोटर है वो उनको साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। और राधा, एक खास बात यह है कि कोरबा लोकसभा सीट में हमने 2018 विधानसभा चुनाव में देखा था कि उस क्षेत्र के ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था, लेकिन अब 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब ज़्यादातर सीटें बीजेपी के पास है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को वहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस 2019 में चुनाव जीती थी, लेकिन और उनका जो भरोसा मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि विधानसभा में भी देखा गया जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को वहां पर बढ़त मिली। ठीक है रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी इन दिनों पार्टी के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, बीजेपी में उनके अनुभव को जाना। देखिए और सुनिए। हमारे साथ में जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता पचौरी जी हैं। पर पचौरी जी लगातार सक्रिय हैं, मंचों पर दिखाई दे रहे हैं और साथ में वो जिस दूध और शक्कर की बात की जा रही थी वो घुल मिल गए हैं। हम जानेंगे क्या अनुभव है उनको अब इतने दिनों में जब उन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस से आए भाजपा में। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक मेरे अनुभव की बात आपने पूछी है
तो यहाँ जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, सब परिवार के रूप में व्यवहार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से काम करने वाली, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाली पार्टी है। यहाँ सभी लोग मेहनत करते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं। सर सीनियर हैं आप, मेहनत तो आप भी खूब कर रहे हैं, आपका भी बहुत अनुभव है, तो इस पार्टी को भी उसका लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है, मैं तो एक समर्पित साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और ये मेरा दायित्व है कि जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है तो मैं हर कसौटियों पर खरा उतरूं। सर तीसरे चरण में मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक हो रही है, आपका क्या अनुभव है, क्योंकि आप लगातार मंचों पर जा रहे हैं, मतदाता का मन क्या कह रहा है? मतदाता का मन बड़ा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और मोदी जी की गारंटी का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये थे सुरेश पचौरी जो बता रहे थे कि किस हिसाब से अब रणनीति है, वो अपना अनुभव साझा कर रहे थे। एक कार्यकर्ता का जो है भाव रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता भाव से ही जुड़ा हूं, मेरा अनुभव अपनी जगह है। उन्होंने ये भी बताया कि मतदाता जरूर इस बार तीसरे चरण में जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त का अनोखा अंदाज देखने को मिला। वे रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाया। बता दें कि आगामी 7 मई को तीसरे चरण में बची हुई 7 सीटों के लिए मतदान होने हैं, जिसमें रायपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट से बीजेपी ने पार्टी के सीनियर विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है और बृजमोहन अग्रवाल को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने का संकल्प लेकर रायपुर लोकसभा क्लस्टर प्रभारी और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूढ़त ने मोर्चा संभाल लिया है। तो वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज भक्ति के साथ साथ एक अलग अंदाज देखने को मिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा नदी तट पर जाकर पहले आस्था की डुबकी लगाई, फिर शिप्रा में तैराकी भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली नदी में आप देख रहे हैं कि शिप्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डुबकी लगाई है। इसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि उन्होंने तैराकी की और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शिप्रा नदी में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधि विधान से मां शिप्रा को चुनरी भी चढ़ाई और पूजा करने के बाद संतों का आशीर्वाद भी लिया। तो इसी दौरान सीएम ने कहा कि मां शिप्रा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। इस दौरान सीएम के साथ उज्जैन के बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अनिल फिरोजिया भी साथ रहे। तो सीएम का शिप्रा तट पर जाकर डुबकी लगाना धार्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी संदेश देने वाला है। यहाँ आमतौर पर नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद ही पानी नहीं मिलता था, कई बार सूखा पड़ता था। लेकिन जब से माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, नर्मदा छिपरा लिंक योजना मिली, इसके परिणाम स्वरूप हमारे अपने यहाँ पर भगवान की दया से आज का ये समय ऐसा आया कि पूरे साल सदा नीरा की तरह माँ छिपरा का जल, और मई के महीने में भी मैं स्नान करके बता रहा हूँ कि पूरे साल जल यहाँ उपलब्ध है और जल ही जीवन है। जल से तीर्थ की महत्ता बढ़ती है। माँ सब पे कृपा करे। माँ के आंचल में आकर स्नान करने में, तो यहाँ का पुत्र हूँ माँ का, जब समय मिलता है जब छिपरा स्नान करने जरूर आता हूँ। कोरबा में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित कर रही हैं, सुनिए। को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बातों को सुनने के लिए आप इतनी दूर से आए हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, भगवान जगन्नाथ जी की, सिद्ध बाबा जी की, मामा महामाया की, छत्तीसगढ़ में तारी जी की। यहाँ ये जो धरती है आपकी, ऊपर से मैं हेलीकॉप्टर से आई तो मुझे अच्छी तरह से पूरा इलाका दिख रहा था। कई जगह मैंने देखा कि काफी सूखी जमीन दिख रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ हरियाली है, इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है ये इलाका। पहाड़ है, नदी भी है,
बहुत सुंदर इलाका है। और मैं जानती हूँ, मेरी दादी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि जो आदिवासी भाई बहन हैं हमारे, उन्होंने हमेशा प्रकृति का आदर किया है। और ये जो ज़मीन है, ये जो जंगल है, ये जो नदियाँ हैं, जानवर हैं, इनसे आपका एक अलग जुड़ाव होता है। इनका आप बहुत आदर करते हैं अपनी संस्कृति में। और आपकी जो संस्कृति है आपको सिखाती है कि सब आपस में जब फूले फलेंगे तभी इंसान आगे बढ़ेगा, फूलेगा फलेगा। तो आप हमेशा, चाहे प्रकृति की कुछ भी चीज़ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जैसे मैंने कहा जंगल जानवर हो, आप हमेशा उनका देखभाल करते हुए, सबको अच्छा रखते हुए ही अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात मुझे बचपन में ही इंदिरा जी ने सिखाई थी। जब वो आदिवासी क्षेत्र में जाती थी और उनके आदिवासी भाई बहन उनको कुछ देते थे, हमेशा अच्छी तरह से अपने घर में सजा के रखती थी। आज भी अगर उनके घर जाएं तो आपको उनके कमरे में वो चीज़ें दिखेंगी जो खास तौर से यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी कला और जो उनकी जो हस्तकला थी, वो चीज़ें आज भी उनके यहाँ, अगर जहाँ म्यूज़ियम बना है वहाँ पे आप जाएं तो आपको दिखेंगी। देखिए यहाँ ये जो आपकी धरती है, यहाँ मजदूर यूनियन के जन्मदाता पंडित राम कुमार जी दुबे भी रहते थे, ये उनकी जन्मभूमि है। शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले विभूति भूषण लाहिड़ी जी का भी एक कर्मस्थली है। और भारत की अखंडता में प्रमुख भूमिका निभाने वाले श्री रतनलाल मालवीय जी, पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय जी और बाबूलाल गुप्ता जी भी थे। ये आपके महापुरुष हैं, आपकी ज़मीन से उठे, लड़े इस देश के लिए, कोई आज़ादी के लिए, कोई शिक्षा दिलवाने के लिए, तो किसी ने कोई और अच्छा काम किया। सबने अपनी भूमिका निभाई हमारी इस धरती के लिए, आपके यहाँ इलाके के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए भी। ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर धरती है। आप मेहनती लोग हो। रास्ते में पायलट जी बता रहे थे कि यहाँ शुरू में हर प्रदेश से अलग अलग लोग यहाँ आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, और यहाँ पे जो खदानें हैं उनमें उनको रोज़गार मिला, यहाँ पे बसे। तो कुछ आपके पूर्वज अलग अलग प्रदेशों के भी होंगे और कुछ आप लोग इस प्रदेश के भी हैं। सबने यहाँ इस इलाके के लिए, अपने प्रदेश, अपनी धरती के लिए पूरी तरह से मेहनत की, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। आपका जो छत्तीसगढ़िया सम्मान है, स्वाभिमान है, वो देश भर में उसका नाम बना है। और मेरे पहले बघेल जी बोले, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बघेल जी ने खूब कोशिश की आपके प्रदेश को आगे बढ़ाने की, और मेरे ख्याल से उन्हीं कोशिशों की वजह से सबसे ज़्यादा आक्रमण उन्हीं पे हुआ। उन्होंने जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात उठाई, ये पहली बार पूरे देश भर में फैली। दिल्ली में भी सबने देखा सुना छत्तीसगढ़ के बारे में। मैं कहीं जाती थी, लोग मुझे कहते थे कि वहाँ पे तो बहुत तरक्की हो रही है, और लोग बात करते कि किस तरह से आपके प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब ये काम तेजी से आपके प्रदेश में होने लगा, तो जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर से भाजपा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी राजनीति कुछ अलग है। मेरी बहनें आप बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत गहराई से समझिए कि आज देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, देश में कैसे नेताओं पर आक्रमण हो रहा है, कैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ चिरमिरी में सबसे पुराना जो कोयला का खदान है यही है कि नहीं? 100 वर्ष पहले ये बनाया गया। यहाँ जो कोयले का क्षेत्र है
उसको आगे इंदिरा जी ने बढ़ाया। उन्होंने जो खदान है उनका राष्ट्रीयकरण कराया ताकि आप सबको रोजगार मिले, यहाँ पे खुशहाली आए, और इसी के जरिए लाखों मजदूरों को रोजगार मिला। आज जो देश में राजनीति है वो एक तरह से, तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई। तो 8 मई से 31 मई तक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो 8 मई से 31 मई तक ट्रेनें रद्द की गई हैं। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। और फिलहाल ये बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो किस वजह से 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्या इसकी प्रमुख वजह है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो 8 मई से 31 मई तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी विशाल से। विशाल, क्यों रद्द की गई हैं 22 ट्रेनें? जी राधा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और अभी मई का समय चल रहा है, गर्मी छुट्टी का टाइम है, लोग बाहर जाना चाहते हैं, शादियों का भी सीजन है और ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि 22 ट्रेन रद्द कर दी गई है। और उसका कारण बताया जा रहा है कि नागपुर इतवारी रेलवे स्टेशन में पुशिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते डोंगरगढ़, नागपुर और रीवा से जितनी भी ट्रेन है वो 1 महीने के लिए रद्द कर दी गई है। इसका टाइम भी बता दूं मैं कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का ट्रेन रद्द है और 19 से लेकर 30 तारीख तक ये ट्रेन रद्द की गई है। विशाल, कौन कौन से रूट की ट्रेनें रद्द की गई हैं? उन ट्रेनों के नाम मैं चाहूंगी आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। 8 से 10 तारीख की जो ट्रेन है उनके नाम इस प्रकार है राधा। डोंगरगढ़ से चलने वाली डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू पैसेंजर है और 9 तारीख को चलने वाली डोंगरगढ़, जितनी भी ट्रेन है 8 से 10 तारीख तक जो डोंगरगढ़ से लेकर गोंदिया चलती हैं वो 2 दिन बंद रहेंगी जी। और मैं जानकारी दे दूं कि 19 तारीख से 30 तारीख जो ट्रेन है उसमें से रीवा एक्सप्रेस हो गई, सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस हो गई और शहडोल एक्सप्रेस हो गई, ये सब कैंसिल रहेंगे। ठीक है विशाल, जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब बढ़ते आगे। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तीसरे और चौथे चरण के चुनाव पर मंथन हुआ है। तो काम की मॉनिटरिंग और फीडबैक लिया गया। साथ ही बीजेपी ने कम वोटिंग प्रतिशत का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। कांग्रेस का कोर वोटर नाराज है, वीडी शर्मा का ऐसा कहना है। तो साथ ही कांग्रेस का कोर वोटर वोट देने नहीं जा रहा है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोर वोटर वोट देने नहीं जा रहा है, इसलिए वोटिंग प्रतिशत कम है। तो हमारा पन्ना प्रमुख तक एक्टिव है, वीडी शर्मा का यह बयान सामने आया है। तो भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक हुई है। जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं। हमारे सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, वीडी शर्मा ने पूरा ठिकड़ा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया है कि कम वोटिंग के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी थोड़ी देर पहले जो है वीडी शर्मा जी ने जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि आखिर किन कारणों से वोटिंग परसेंटेज घटा है और आगे न घटे इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतदाता वो नहीं निकला जिसका असर पड़ा। उन्होंने कहा शादी का सीजन था, ये भी असर पड़ा। गर्मी की भी उन्होंने बात की। इसके अलावा अंदर जो बैठक हुई उसमें हमारे साथ प्रवक्ता अजय सिंह जी यादव जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है अब मतदाता तीसरे और चौथे चरण में बड़े मतदाता बूथ पर पहुंचे उसके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें तीसरे और चौथे चरण में किस तरह से मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके
हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो ताकि भारतीय जनता पार्टी के सभी मतदान केंद्रों पर 370 नए वोटों का समावेश हो सके। इसके लिए वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर बूथ कार्यकर्ता यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख तक को जिम्मेदारी दी जा रही है और सभी जिम्मेदार लोग अपने अपने बूथ पर मतदाताओं को बाहर निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अप्रासंगिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं का ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए इस प्रबंध समिति में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर चर्चा हुई है और हमें पूरी उम्मीद है तीसरे और चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से मतदान प्रतिशत फिर से तेजी से ऊपर आएगा। आज भाजपा को जाने अभियान के तहत विदेशी प्रतिनिधिमंडल आया है। 6 देशों से जो है प्रतिनिधि आए हुए हैं, वहां के राजनीतिक दलों के, उनको लेकर जगह जगह जाने वाले हैं आप चुनाव में, उस पर भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, इसलिए दुनिया भर के डेलीगेट्स भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, कार्यकर्ताओं के कार्यशैली और साथ ही मतदाताओं का रुझान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में दुनिया भर के देशों के डेलीगेट्स प्रदेश कार्यालय भी आए, मीडिया सेंटर भी आए, साथ ही अन्य जगहों पर भी भ्रमण कर रहे हैं। वो पूरी तरह से प्रभावित हुए, वो इस चीज़ को देख के प्रभावित हुए कि किस निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की भावना के साथ, पार्टी के लिए समर्पण की भावना के साथ काम कर रहा है और दुनिया भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम और कार्यशैली पहुंच रही है। तो राधा, आपने सुना किस तरह से जो है भाजपा चाहे मतदाता को बूथ पर पहुंचाना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम चमकाना हो, दोनों के प्रयास में है। राधा जी हाँ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए श्याम जी आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर में स्वीप बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें 150 बाइक राइडर्स रैली में शामिल हुए और मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया। ये बाइक रैली कलेक्टर परिसर से शुरू हुई, जिसमें कलेक्टर के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। तो स्वीप बाइक रैली शहर के अलग अलग जगहों से होकर गुजरेगी और जगह जगह लोगों को मतदान करने का संदेश भी देगी। ये कलेक्टर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं मतदान को लेकर। गौरव सिंह जी हैं, रात में भी आप देख रहे हैं, सुबह भी आप देख रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था वैसे भी हर समय लगी रहती है। जब जिस प्रकार का होता है और जब निजी क्षेत्र के लोग निकलते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको प्रोत्साहित करें और इसीलिए आज ये जो इन लोगों ने अपनी रैली निकाली है उसको हरी झंडी दिखाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। सर, ये चावल लेकर घर घर आप लोग जाने की बात करें, कितने लोगों तक पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे? 7 लाख परिवारों का लक्ष्य है। अगले 3 दिन में हम 7 लाख परिवार तक पहुंचेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, बहुत सारी नाराजगी भी सामने आ रही है, उसको कैसे पहुंचेंगे? व्यवस्था में आप 100% संतुष्टि की बात नहीं कर सकते हैं। कई बार कुछ समस्याएं होती हैं और हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। जहां जहां समस्याएं आ रही हैं उनको भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह उनसे रहेगा कि हमारी व्यवस्था के लोग उनकी बात सुन रहे हैं, उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी न करें जो देश से बड़ी बन जाए। तो आपने सुना, रायपुर कलेक्टर हैं और लगातार वो मतदान के लिए जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह हो शाम हो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि रायपुर में 7 लाख लोगों तक पहुंचने की जो है वो लक्ष्य बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सूरजपुर के करंजी में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ ग्रामीण ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। उन्होंने काम नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। ग्रामीणों के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया। दरअसल करंजी रेलवे स्टेशन के पास ग्रामीण सालों से क्रॉसिंग के पास अंडरब्रिज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंडरब्रिज नहीं होने से उनको आने जाने में काफी परेशानी होती है और कई बार आवेदन देने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। बता दें कि इस गांव की आबादी करीब 3000 है और करीब 95% ग्रामीण किसान हैं। यहाँ के किसानों की 50% भूमि रेलवे लाइन की दूसरी तरफ है, लेकिन किसानों को रेलवे लाइन के उस पास मवेशी ले जाने में बहुत परेशानी होती है और जोखिम भी उठाना पड़ता है। साइडिंग जो है रेलवे पोल वो बहुत सकरा है, उसमें से ना गाड़ी जा पाता है, बस बाइक पार होता है वो भी बहुत मुश्किल से। उसमें हम लोग देखिए किसान आदमी है, खेती करते हैं, तो उसमें धान ले जाना, आजकल देखिए सर गाय बैल भी रहता है, गाय बैल भी मुश्किल से जा पाता है और हम लोग भी
जैसे खेती करवाते हैं तो उसमें गाड़ी भी नहीं जा पाता, गाड़ी जाने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग सर सोच रहे हैं कि नहीं, वो पुल का है कि जैसे गाड़ी जा पाता उसमें तो हम लोग के लिए सुविधा हो जाता। तो वहीं उमरिया में ट्रेन की चपेट में आकर 2 बच्चियों की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक के पास ही मौजूद थी दोनों लड़कियां और नौरोजाबाद थाने के सरस्तरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि रेलवे ट्रैक के पास ही दोनों लड़कियां मौजूद थीं, जिसके कारण ट्रेन की चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। खबर उज्जैन से है, जहां पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत हो गई। मामला माधवनगर थाना क्षेत्र का है। 2 लाख रुपए चोरी करने के मामले में 60 साल के बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ देर बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे इलाज के लिए माधवनगर अस्पताल भी ले जाया गया, जहां उसका आधे घंटे तक इलाज चला है, लेकिन कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई और पुलिस ने उसे बुधवार को इंदौर से तुलसी नगर इलाके से गिरफ्तार किया था। एएसपी गुरु प्रसाद परासर के मुताबिक आरोपी का शुगर लेवल काफी हाई था और बीपी लो होने के चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि पुलिस हिरासत में हुई आरोपी की मौत पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम के प्रसाद ग्रहण करने से फूड पॉइजनिंग के कारण सैकड़ों ग्रामीण बच्चे, महिलाएं बीमार हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो मामला सक्ती जिले के डोमनपुर गांव की है, जहां ग्राम डोमनपुर में राम सप्ताह का आयोजन किया गया, तो जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सभी ने प्रसाद खाया था, जिसके बाद से अचानक सभी की तबीयत बिगड़ गई और फिर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। में रात्रि दरमियान 9 बजे के लगभग कुछ राम सप्ताह कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था, जिसमें प्रसाद वितरण में कुछ रसगुल्ला और पोहा का वितरण किया गया था, जिसको खाने के बाद में कुछ समय पश्चात लोगों को उल्टी दस्त की संभावना, दिक्कतें चालू हुई थी, जिसके लिए उनको सीएससी डभरा, सपोस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और चंद्रपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जिनमें से लगभग 70 से 72 लोगों को सीएससी डभरा लाया गया था और कुछ 20 से 25 लोगों को चंद्रपुर में भर्ती किया गया था और कुछ जिला अस्पताल रायगढ़ चले गए थे। इलाज सभी का जारी है और सभी की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। तो सक्ती के एक निजी अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मासूम बच्चे की हत्या का प्रयास किया गया और इससे भी खराब बात यह रही कि जब बच्ची को कुछ नहीं हुआ तो मामले को दबाने की कोशिश की गई। दरअसल गोमती देवी हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को अविवाहित युवती भर्ती हुई थी। लगभग 12 बजे बच्ची को उसने जन्म दिया और बाथरूम के कमोड में बच्ची को डालकर फ्लश कर दिया, लेकिन बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उसे बचा लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई कि पुलिस ने मामले में युवती के खिलाफ 307 और 315 के तहत अपराध का मामला दर्ज कर लिया है। तो बुरहानपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जिले में डायरिया से चौथी मौत हो गई। अस्पताल में 250 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। नगर निगम ने पीएचई विभाग से कार्रवाई कराई थी और जिसमें 3 वार्ड्स का पानी निकला था दूषित। तो ये आपको अपडेट दे रहे हैं कि 3 वार्ड्स का पानी गंदा बताया गया है। नगर निगम महापौर माधुरी पटेल के दावों की पोल खुल गई है। तो महापौर ने कहा था कि हमारा पानी दूषित नहीं है, लेकिन जब चेकिंग हुई तो 3 वार्ड्स के पानी दूषित पाए गए। डायरिया से कोई मौत नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूषित पानी से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। पीएचई विभाग को 4 बार हमने सैंपल दिए, कोई भी जो 10 वार्डों में ये कांग्रेसी भाई लोग मेरे बोल रहे हैं कि बहुत गंदा पानी आ रहा है। हम इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, एक भी बार कभी एक आधी दुकान की कभी दिक्कत आई हो तो, पर अभी तो कोई वार्ड में दिक्कत नहीं है। मेरी पूरी टीम घूम रही है और पीएचई विभाग को भी हमने अपने नगर निगम में सैंपल दिया हो तो बात अलग हो जाती है। पीएचई विभाग को सैंपल दे के 4 बार हमने सैंपल दिए। हमें भी एक
हम भी मानव हैं, हमें भी दुख होता है कि डायरिया से बच्चे मर गए, डायरिया से बच्चे शांत नहीं हुए हैं। ये गर्मी बहुत तेज है और इसकी देखरेख, बच्चों की देखरेख हमें खुद को करना चाहिए। सियासत में आधी आबादी यानी महिलाओं की अहम भूमिका होती है और सरकार भी इन्हें लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है, नई नई योजनाएं लेकर आती है। लेकिन इन योजनाओं पर महिलाओं के क्या विचार हैं, जानेंगे हर एक पहलू विस्तार से। विस्तार न्यूज की इस खास रिपोर्ट लाडली मेहतारी में। सरकार अभी 1 लाख दे के पहले बताए, चुनाव के पहले एक बार बन जाए, दे के दिखाए भाई। महिला मान 1 लाख रुपया कतका दिन दे सकते। पैसे का सवाल नहीं है, देश अच्छा चलना चाहिए। कांग्रेस तो इतने सालों में कुछ तो कर नहीं पाए हैं, अब तो बीजेपी जैसे भी करे, थोड़ा ही करे पर कर तो रहा है। जो पेट चला थे तेला तक बोल बेच कर बोका। राहुल गांधी भी कहा थे कि महिला मल्ला मैं लाख लाख रुपया दूं। नहीं दे सके। हाँ, फोकट में चाउर देते, 1000 पैसा देते महीना में। सरकार कौन सी बढ़िया काम कर रही है? सरकार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के चांद से, चाहे कांग्रेस 1 लाख दे चाहे 2 लाख दे, इस बार भी भाजपा ही आए। नमस्कार, जय जोहार। मैं आप लोगों के साथ सुरभि वर्मा। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में अभी भी तीसरे चरण का मतदान बाकी है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को अपना सुरक्षा कवच और अपना ढाल बताया है। तो आज लाडली महतारी कार्यक्रम में हम महिलाओं से चर्चा करेंगे कि क्या महिलाएं वाकई में उनका ढाल है या फिर वो सरकार में बदलाव चाहती है। चलिए शुरू करते हैं। दीदी, अभी लोकसभा चुनाव सामने है ना। 7 मई को हमारे यहाँ इलेक्शन होना, मतदान हम लोग करने जाएंगे। महिलाओं का आकर्षण इस बार किस ओर देखने हैं? वैसे अभी समय और परिस्थिति सब बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की तरफ है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो महिलाओं के हित में काम करेगी, नारियों पर जो है नारी न्याय योजना वो लेकर के आ रही है। तो महिलाएं कितना भरोसा करती है कांग्रेस की गारंटी पर? नहीं, वैसे कांग्रेस तो इतने सालों में कुछ तो कर नहीं पाए हैं, अब तो बीजेपी जैसे भी करे, थोड़ा ही करे पर कर तो रहा है, कुछ तो कर रहा है। अभी जितना भी वो कर रहा है ना, बहुत है और उम्मीद कम है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से उम्मीद कम है। मोदी की गारंटी पे भरोसा है महिलाओं? हाँ जी, हाँ, पूरा 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 पूरा। लाडली महतारी बंधन योजना का लाभ लेती है? हाँ, लेती है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस कह रही है कि इस बार हालत खराब है भाजपा का। हाँ, महिलाएं क्या सोचती हैं इस पर? नहीं, इस बार भी भाजपा ही आएगा। 400 पार का दावा कर रही है भाजपा। आएगा 400 पार सीट उनका? आएगा। महिलाएं साथ हैं भाजपा? हाँ जी, पूरा पूरा पूरा। वो तो जैसे निकलेगा ना रिजल्ट, जब आएगा तो भाजपा ही आएगा। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। फिर एक बार मोदी सरकार वाला नारा फिर लगने लगेगा ही लगेगा, कमल ही खिलेगा। सरकार कौन सी बढ़िया काम कर रही है? दोनों सरकार आप लोगों ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी। एक तक भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहिए है? क्योंकि अच्छा काम कर रही है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी चुनाव सामने है दीदी, दोनों सरकार दावा करे थे कि मन महिला के हित में काम करथन। महिला मन क्या सोचते, कौन हित में काम करते वाकई महिला मन के? अब सब अपन अपन फायदा के लिए करते। चावल 1 महीना देते, 1 महीना नहीं दे। अभी मोदी जी आई रही से और कई के गए है कि महिला मन मोर मतलब ढाल है, महिला मोर सुरक्षा कवच है। तक एक बार फिर मोदी सरकार आई का? अब पता नहीं भाई, करी तब पता चली। राहुल गांधी दावा करे थे कि वो महिला मल्ला 1 लाख रुपया दी सालाना। नहीं दे सके, नहीं। एक बार बन जाए, दे के दिखाए भाई। महिला मान 1 लाख रुपया कतका दिन दे सकते है ना। का गारंटी दे दी? दावा करे थे, वो दावा करे थे, दे के बताए ना भाई। वो सब बोले के नहीं दे, भरोसा नहीं दे पाए, नहीं दे। बिल्कुल नहीं है, एक तक नहीं काबर थे। चुनाव सामने है दीदी, महिलाओं का आकर्षण किस बार जाएगा? मोदी जी के ऊपर ही जाना चाहिए। एक तक मोदी ही क्यों चाहिए महिलाओं को, कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए? मोदी जी का काम अच्छा है। जैसे पॉजिटिव सोच के हैं। पॉजिटिव सोच के हैं। हाँ, कांग्रेस नेगेटिव सोचती है। थोड़ा नेगेटिव सोचती है। थोड़ा नेगेटिव। हाँ,
कांग्रेस दावा कर रही है इस बार कि वो महिलाओं के हित में काम करेगी और वो महिलाओं को नारी न्याय योजना के तहत जो है 1 लाख रुपया देगी सालाना। है महिलाओं को भरोसा इस पे? पैसे का सवाल नहीं है, देश अच्छा चलना चाहिए। क्या देश अच्छा चलना चाहिए? अभी देश बढ़िया चल रहा है, अभी देश अच्छा चल रहा है। सुरक्षित महसूस करती है? सुरक्षित महसूस करती है मोदी जी के राज में। अभी कह के गए हैं मोदी जी कि वो महिलाओं के लिए मतलब काम करेंगे और महिलाएं उनके लिए ढाल है। बात सच है? सही बात है। हाँ है, ढाल का काम करेगी। मान ले 405 में आ जाएगी भाजपा। हाँ आना चाहिए, क्यों नहीं आएगी? महिलाएं साथ हैं? महिलाएं साथ है। महंगाई ज्यादा है कि? महंगाई ज्यादा है। ज्यादा है। तो चुनाव सामने है, महिला मन सरकार ला बदली कि वापस वही सरकार चाहिए? नहीं, नहीं का नहीं, सरकार बदलना है। सरकार बदलना नहीं है, मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहिए। एक तरफा महिला मन ला मोदी काबर चाहिए? महिला मन के हित में काम करते हैं। जो पेट चलाते तेला तो बोल बेच करबो का बता। फोकट में चाउर देते, 1000 पैसा देते महीना में, है ना भाई? हित में काम करत है महिला मन। ठीक काम करत। राहुल गांधी भी कहा था कि वो महिला मन के हित में काम करही, तो का महिला मन मौका दिए एक बार राहुल गांधी ला? तो देती सो। हाँ तो वो तो को तो मौका नहीं देते तो कौन है ये करी बता। दाई का भाजी है? लाल भाजी है। हाँ। छत्तीसगढ़िया मन भारी भाजी खाते का? कैसे करबे, भाजी नहीं खाबे तो काला खाबे। खाते? हाँ ता एक बात बता दाई, अभी चुनाव सामने है ना, मतदान करना है ना, तब महिला मन कौन को जाइए मतलब अबर की सरकार दोनों दावा करे थे, कांग्रेस भी करे थे, भाजपा भी करे थे कि मैं महिला के हित में काम करूँ, मैं हितैषी सरकार हूँ महिला मन के, तब महिला मन काकर डहारे? हमन सबो डहारी बोन जेकर किस्मत रही वो जीती। हाँ अभी जो सरकार है भाजपा सरकार बने काम करे थे कि नहीं करे थे? सबो करे थे अपन अपन काम ला। महतारी बंधन के लाभ लेते हो? तो कैसे करबे, महतारी मन के नाम नहीं लेते। महतारी से अभी 1000 पैसा देवत का। लेथस और का फायदा उठाता। हाँ चलिए आपको सीधा ले चलते हैं बलरामपुर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित करें। और आज की ये चुनावी सभा में सबो हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और हमार पत्रकार साथी मन, सबकर ले पहले मैं स्वर्गीय अमीन साई जी ला श्रद्धांजलि देना चाहूं। अभी 2-3 दिन पहले ही उमन के देहांत हुई से, और हमें उमन के साथ में अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक रहे आदरणीय रामविचार नेताम जी भी सब हमें एक साथ विधायक रहे, और हमके छोड़ के वो स्वर्गवासी हो गई, तो उनके आत्मा के भगवान शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार ला इस शोक ला सह कर शक्ति दे। और उसी तरह से शिवशंकर मरावी जी के पिताजी के भी स्वर्गवास होगी कुछ दिन पहले, तो उनके भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं, और भगवान से प्रार्थना है कि उनके आत्मा के भी शांति मिले और उनके परिवार ला भी ये गहन शोक ला सह के शक्ति भगवान प्रदान करें। आज की सभा में आप मन हमार सबो नेता मन ला सुन चुके हैं, और सारा विषय आगे से मैं तो खाली ये कहना चाहूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आप मन के भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ला मिलिस, और ये सरगुजा संभाग में कांग्रेस ला पूरी तरह से आप मन साफ कर दे, पूरा सुपड़ा साफ कर दे कांग्रेस के। 14 के 14 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आप मन डाल दे। एक लिए आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके ये सामरी क्षेत्र से भी बहन उदयश्वरी पेंकरा जिला 14,000 वोट से आप मन जिताव कर ले भी आप मन ला बधाई, धन्यवाद।
और हमारे मोदी जी ओकर पुरस्कार भी दें। सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री भी बनाइन और साथ ही साथ 3 ठो कैबिनेट मंत्री भी बनाइन। आदरणीय रामविचार नेताम जी यहाँ मौजूद हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, ऐसे 3 हमारे कैबिनेट मंत्री। तो ये पुरस्कार हमके सरगुजा संभाग के मिली से। तो अभी मोदी जी के पारी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब सहमत है ना? सहमत है सब? हाँ, सब सहमत हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटाए और जो पूरा देश ला अपन परिवार मानते, 140 करोड़ भारतवासी के अपन परिवार मानते और उनके सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते।